अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है वो हमने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी हैं जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.3 से पहले दी गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेटा आपने अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इनका समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये इंशाल्लाह अभी भी आपके काम आएंगी और फ्यूचर में भी ये चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है रियल लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लाइन की बात कर लेते हैं। बेटा लाइन जो है वो आप अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हो। लाइन हमारे पास क्या होती है, ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स का जो है वो हमारे पास ये सेट है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है लाइन की वो याद रखिएगा इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये एरो ये शो करता है कि ये लाइन इस तरफ इंक्रीज है और ये जो है वो फॉर एवर जाती ही रहेगी। ठीक है, और ये एरो भी इसी तरह यही बात को ही शो करता है कि ये जो है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाती ही रहेगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी, यानी जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो। ठीक है, अब रियल लाइन क्या होती है? रियल लाइन ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन। ठीक है, अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम लाइन पर सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो फिर उस लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स भी होंगे। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, और फ्रैक्शंस वाले ये तो आप टोटली लिख भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कितनी फ्रैक्शंस होंगी। इसी तरह स्क्वायर रूट वाले। ठीक है, ये सब के सब नंबर्स जो हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पर। वो देखें कैसे, हम यहाँ पर लिखते हैं जी 0। ठीक है, और 0 के राइट साइड पर आपके पास सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगा, इधर लिखूंगा 1। ठीक है, अब 0 और 1 के दरमियान में ये जो लेंथ है, याद रखिएगा 1 और 2 के दरमियान में भी उतनी ही होनी चाहिए, और सिमिलरली 2 और 3 के दरमियान में भी उतनी ही होनी चाहिए, और 3 और 4 के दरमियान में भी उतनी ही लेंथ होनी चाहिए, और इसी तरह ये नंबर्स आपके पास इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कभी भी यानी कि एंड नहीं होते, वो जो है इनफाइनाइट है हमारे पास। ठीक है, कोई भी आपके पास सेट है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ना इसका आपको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा जो रियल नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए हम डॉट 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 लगा देते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो इसी पैटर्न पर इंक्रीज होते जाएंगे। सिमिलरली 0 के लेफ्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, और अगेन इनके दरमियान में डिस्टेंस आपने वही रखना है जो 0 और 1 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह ये नंबर्स भी नेगेटिव वाले जो हैं ये भी -5 -6 -7 -8 ये भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसी लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैं अगर फ़र्ज़ करूं, बात करता हूं इसकी, एक रियल नंबर हम ले लेते हैं 5/10। अब 5/10 जो है ये बेसिकली क्या है, 1/2 1/2 0.5 है। अब 0.5 कहाँ पर आएगा, ये 0 और 1 के बिल्कुल मिड में आएगा। ठीक है, 0.5। अब इसमें याद रखिएगा क्योंकि लाइन जो है वो पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, तो इसलिए हर पॉइंट वो किसी ना किसी एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि ये वाला जो पॉइंट है वो किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनफैक्ट इस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे ये पॉइंट है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखिएगा 2 जो है इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको रियल लाइन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज जो कि क्या है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, इसको जो है वो आपकी बुक ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए समझाया हुआ है, तो मैं भी उसी कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलूंगा। बच्चों 10th क्लास में आप जो है वो कर चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है,
अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको एक दफ़ा ऐसे ही लेकर बता देता हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ जो है वो रिकॉल हो जाए, ठीक है। आप जो है वो फॉर एग्जांपल दो सेट्स ले लें, ए आपके पास 1 2 है और बी जो है वो 3 4 है, ठीक है। जब आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह के होंगे, ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट के साथ कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे 1 जो है उसको हम लिखेंगे 1 and 3, फिर 1 and 4, फिर 2 and 3 और फिर 2 and 4, ठीक है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से आपके पास ये जो एलिमेंट्स आए हैं 1 3 1 4, ये जो हमने इनको इस तरह लिखा है, इनको बेसिकली आप कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। और 2 3 और 2 4 ये भी क्या हैं बड़े आपके पास ऑर्डर पेयर ही हैं, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आपकी बुक ने डिफाइन किया है कार्टेशियन प्लेन को, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको सिंपली प्लेन का बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन जो है वो क्या होता है, ठीक है। प्लेन बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है, मैंने इसकी एक डेफिनेशन जो है वो सिलेक्ट की है, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। प्लेन इज अ फ्लैट surface, plane is a flat surface that extends forever in two dimensions, ठीक है जी, in two dimensions, और but has no thickness, ठीक है जी। ये आपके पास है प्लेन की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इस डेफिनेशन में। प्लेन आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस बेटा ऐसी सरफेस होती है जिसमें कर्व्स ना हो, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी हो। जैसे आप अगर रूम में बैठे हैं तो आपके रूम का जो फर्श है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई कर्व नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस। जैसे आपको यहाँ पर बोर्ड नज़र आ रहा है, अब ये बोर्ड की जो सरफेस है ये भी एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। दैट एक्सटेंड्स फॉर एवर। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो हमेशा जो है वो इंक्रीज होती रह जाएगी, ठीक है। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम प्लेन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि प्लेन आपके पास एक ऐसी फ्लैट सरफेस है जो हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आप वाइट बोर्ड को अज्यूम कर लें कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो है वो इंक्रीज होता जाए, इस साइड से भी, इस साइड से भी, अबव से भी और बिलो से भी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे प्लेन। और अगर इसकी थिकनेस जो है वो भी बिल्कुल जीरो हो जाए, नो थिकनेस हो उसकी, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे प्लेन। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हम प्लेन को बेटा ऐसे ही डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्लेन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया, अगर कार्टेशियन प्लेन की मैं जो है ना डेफिनेशन करूं, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक आपकी पेज नंबर 18 पर लिखा गया है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं आर, ठीक है। अगर आप इसका जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करो रियल नंबर्स के ही साथ, ठीक है, तो आपके पास उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली एक प्लेन फॉर्म करेंगे जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ये बात सुनने में आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, ठीक है, तो मैं जो है ना वो आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाता हूँ, तब आपको ये बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपके पास अगर दो नंबर्स लाइन हो, आप इनको जो है वो ड्रॉ करते हो इस तरह से कि वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जहां पर एक दूसरे को मीट करती हैं वो होता है ओरिजिन हमारा, ठीक है। और ओरिजिन के राइट साइड पर जो है वो, क्योंकि ये एक रियल नंबर लाइन है, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से इसके ऊपर नंबर्स होंगे, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये इनका जो डिस्टेंस है वो आपने सेम ही रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये चलता ही जाएगा, और सिमिलरली नीचे भी -1 -2 -3 -4 और ये चलता ही जाएगा, ठीक है। अब आपने दो रियल नंबर लाइंस को ड्रॉ किया इस तरह से कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, ठीक है।
अब आपके पास फ़र्ज़ कर लें ये आप ग्राफ में जो है ना ये 9th में काम कर चुके हैं, जैसे कि एक नंबर होता था, एक ऑर्डर पेयर था 2 3 कि आप जो है वो इसको प्लेन में ज़ाहिर करें, ठीक है। तो 2 3 में जो है ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये होती है x की, और ये जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है y की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको जो है y की जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम जस्ट ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, फर्ज करें एक प्लेन में, तो आप किस तरह से लिखेंगे? आप देखेंगे पहले x की वैल्यू, x ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाला है ये x प्राइम, और ये y एक्सिस है आपका पूरा, ठीक है, ये पूरा y एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है ये y प्राइम एक्सिस है, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव नंबर्स पड़े हुए हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंट है 2 3, ठीक है। तो 2 3 को आप किस तरह से शो करेंगे? 2 3 जो है वो, अब x की वैल्यू है 2, तो आप देखेंगे ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस पर देखेंगे तो 2 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? इधर। आपने इधर एक डॉट लगा देना, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या है? 3। y एक्सिस पर आप देखेंगे आपको 3 पॉजिटिव 3 कहाँ नजर आ रहा है? तो वो इधर नजर आ रहा है 3, ठीक है। अब आपने यहाँ से जो है वो एक डॉटेड सी लाइन बनानी है, और 2 से भी जो एक है डॉटेड सी लाइन बनानी है। तो ये जहाँ पर ज्वाइन करेंगी ये बेसिकली एक पॉइंट होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 और 3 को, ठीक है। सिमिलरली आप कोई और भी पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो -1 और -5 भी ले सकते हैं। अब ये -1, ठीक है, और ये जो है -5, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो पॉइंट होगा ये -1 और -5 होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली r क्रॉस r करने से जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो इस प्लेन में मौजूद हर किसी पॉइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हर ऑर्डर पेयर किसी न किसी पॉइंट को जाहिर करेगा, ठीक है। हर ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं कोई ना कोई ऑर्डर पेयर जो है वो इन पॉइंट्स को शो करेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स से, यानी कि इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉइंट्स से जो आपके पास प्लेन बनता है उसको हम बेसिकली कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ओके जी, तो उसके बाद जो चीज़ हमारे समझने के लिए ज़रूरी है बेटा वो है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन को जो है वो हम जेड प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, दैट इज आर्गेंट प्लेन, ठीक है, आर्गेंट प्लेन। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के डिफरेंट नाम्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन बेसिकली होता क्या है? हमने पीछे देखा कि कार्टेशियन प्लेन जो है वो एक ऐसा प्लेन है जिसमें हम अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ, तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो वही प्लेन आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है मैं यहाँ पर प्लेन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इस प्लेन में मैंने 2 रियल लाइंस जो हैं वो ली हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 and so on, +1 +2 +3 and so on, and -1 -2 -3 -4 and so on। अब जितना भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ 3 + 2 आयोटा की। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बात की थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 + 2 आयोटा है, हम इसको लिख सकते हैं 3 and 2। अब इस 3 और 2 को तो प्लेन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, हमने कार्टेशियन प्लेन में भी ये बात की थी। तो अब 3 और 2 कहाँ पर आएगा? देखें x की वैल्यू है 3, तो आप देखेंगे यहाँ से जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस पर 3, ठीक है, और y की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू है 2, और यहाँ से आप डॉटेड लाइन लेंगे और यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे
तो अब ये जो नंबर आएगा वो बेसिकली 3,2 यानी कि 3 + 2 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी मर्जी है, आप चाहे ये वाली फॉर्म लिख दें या ये वाली फॉर्म लिख दें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़र्ज़ कर लें कि इस पॉइंट का नाम जो है वो ए है। अब अगर आप इसी प्लेन पर, जैसा कि मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, ऐसा प्लेन जिसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, उस प्लेन को बेटा हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जेड प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये वाला जो एक्सिस है, हम इसको कार्टेशियन में कहते हैं एक्स एक्सिस, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको बोलते हैं बेटा रियल एक्सिस। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर हमेशा जो है वो रियल नंबर्स आएंगे। कैसे? मैं आपको बेटा एक मिसाल देता हूँ। जैसे 5 है, अब 5 को हम लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। अब अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो ये बनेगा 5 और 0, और 5 और 0 को आप रिप्रेजेंट करोगे तो बेटा वो आएगा इधर, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पर आएगा 5 और 0। अब रियल नंबर था 5, ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोटा वाला पार्ट था वो 0 था, तो इसलिए ये कहाँ पर आया? रियल एक्सिस पर। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें ये नंबर हो 5 आयोटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 + 5 आयोटा। अब 5 आयोटा में ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, इसको हम लिखेंगे 0 और 5। तो 0 और 5 जो है वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, तो ये आपका आएगा 0 + 5 आयोटा। अब 5 आयोटा देखें एक इमेजिनरी नंबर था, ठीक है, इसलिए वो इस लाइन पर आया। तो जितने भी आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पर आते हैं, और जितने भी रियल नंबर्स हैं वो रियल एक्सिस पर आते हैं, ठीक है। और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं वो सब के सब इनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है वो है आर्गेन डायग्राम। तो आर्गेन डायग्राम बेटा इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया है, ये जो मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, इसी को ही बेसिकली आप कहते हैं आर्गेन डायग्राम, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि क्या है? बेसिकली x + y आयोटा, ठीक है। मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। x और y की वैल्यूज़ वैसे कोई भी हो सकती हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं। तो फर्ज कर लें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है y। तो आप जब यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनेगा P, जो कि किसके इक्वल होगा? x + y आयोटा के, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर x + y आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास है x और ये डिस्टेंस y है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस भी y होगा। अगर मैं इस O को जो है वो P के साथ मिला देता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि O से P का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, तो वो हम ले सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, और राइट ट्रायंगल में जो है वो हम पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उसके मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे ओ पी चाहिए तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड मॉड से, और ये किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ठीक है। The distance of a complex number from origin is called the modulus of that complex number, ठीक है। और हम अगर वो नंबर z है तो हम उसके मॉडुलस को z मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के, ठीक है। और ये एक रियल नंबर होता है, ये एक रियल नंबर होता है। सादा सी बात है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्स और वाई होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक्स और वाई नज़र आ रहा है, कोई कहीं भी आपको जो है वो आयोटा दिखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए जो है ये एक रियल नंबर है, ठीक है।
तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या चीज़ है, ये डिस्टेंस है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से। और ये हम कैसे ले सकते हैं, वो हम इस तरीके से जो है वो ले सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो स्क्वायर रूट है वो उसके रियल पार्ट के स्क्वायर का प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का। याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट में आप आयोटा को नहीं लिखोगे, जस्ट उस y को लोगे, ठीक है, यानी उस नंबर को लोगे जो आयोटा के साथ खड़ा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ना एक यानी कि एग्जांपल जो है वो यहाँ पर करा देता हूँ। आपकी बुक में एक एग्जांपल है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, और आपने जो है वो इसका फाइंड करना है मॉडुलस, ठीक है। तो आप ना बेटा लेट कर लें सबसे पहले तो, बल्कि ये यानी जस्ट इसका मॉडुलस फाइंड करने को आपको कहा गया है। तो आप लेट कर लें कि ये 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली x प्लस वाई आयोटा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस नेगेटिव अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो अब अगर आपको इसका जो है वो मॉडुलस चाहिए तो वो कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो रियल पार्ट इसका है जी 1 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर और इसका आप अंडर रूट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये 1 है और इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये 3 आएगा, 1 प्लस 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपके पास मॉडुलस है, मॉडुलस इसका 2 है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन इससे पहले बेटा आपको जो है ना वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना ज़रूरी है। अब ये भी जो है ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे आपने जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें भी हम पॉइंट्स को जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कार्टेशियन, बस ऐसे ही आप लोगों को छोटा सा समझाने के लिए। उसमें भी हम पॉइंट्स को जो है वो शो करते हैं, और इसमें भी जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हम पॉइंट को जो है वो एक प्लेन पर शो करते हैं कि उनकी पोजीशन क्या होगी उस प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई भी पॉइंट हो तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होते, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा। अब आर जो है वो रेडियस होता है, ठीक है, और थीटा जो है वो आपके पास एंगल होता है। अब रेडियस बेसिकली क्या चीज़ है, ये मैं यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को जहाँ पर ये लाइंस मीट करती हैं बेटा हम इसको कहते हैं पोल। यहाँ पर तो हम इसको कहते थे ना ओरिजिन, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और इस एक्सिस को, ये वाला जो एक्सिस है ये पोल से टुवर्ड्स राइट साइड पे, इसको बेटा हम कहते हैं पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस, ठीक है। अब फर्ज करें आपके पास कोई भी पॉइंट है P, में जनरली बात कर रहा हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं R और थीटा। बेटा याद रखिएगा R जो है वो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट P का पोल से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली है R, और थीटा जो है वो पोल से और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का एंगल है पोलर एक्सिस के साथ। यानी ये जो लाइन है R वाली, ये लाइन पोलर एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस, ठीक है। तो हमने बेसिकली करना क्या है, मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे ये इसका जो है ना टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाएगी इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करते हो, ठीक है। इसमें जो आपके पास पॉइंट्स होंगे ना बेटा वो होंगे जैसे कि आपने रिप्रेजेंट करना है 3 एंड π/6 को, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो पोलर एक्सिस है, जैसे वहाँ पर नंबर्स होते थे इस पे भी 1 2 और 3 और 4 इसी तरह जो है वो आप नंबर्स को जो है वो लिखोगे, ठीक है। ओके, अब आपका जो एंगल है वो है π/6 यानी कि 30 डिग्री। आपने सबसे पहले जो है, वैसे पोलर एक्सिस में जो है ना वो हम इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो एंगल्स बना लेते होते हैं, ठीक है। तो आपने 30 डिग्री का जो है ना वो एंगल बना लेना है, ठीक है। और फिर आपने देखना है रेडियस आपका क्या है, वो है 3। तो 0 से लेकर 3 तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपने रखना है यहाँ पर
तो ये जो आपका पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3 एंड π/6 को। और ये जो लाइन जो है जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट यानी जिस पर ये पॉइंट जो है वो मौजूद है, वो लाइन इस पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा आपका 30 डिग्री यानी कि π/6 का। तो अब हम देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। फर्ज करें आपके पास जो है ना वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + y आयोटा, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर लो। तो ये आपका ओरिजिन है, फर्ज कर लें ये पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर x + y आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आपका x होगा, ये y होगा, और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये z मॉड होगा, क्योंकि हमने पीछे ही बात की है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो ये z मॉड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली होगा x² + y² के स्क्वायर रूट के, ठीक है। और ये जो आपके पास लाइन है, फर्ज कर लें अगर ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो आपका है थीटा। तो आप जो है वो 10th क्लास में जो है ना आप ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या चीज़ है, y, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर z मॉड को जो है वो z मॉड ना लिखूं और r लिख दूं, क्योंकि मैंने पोलर फॉर्म में लिखना है इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि y ओवर r, ठीक है। और r अगर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए तो y किसके इक्वल आ जाएगा, r साइन थीटा के, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी है x और हाइपोटेन्यूज है r, और ये r इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, r cos थीटा। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आप x की जगह पे लिख दोगे r cos थीटा और y की जगह पे लिख दोगे r sin थीटा, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये थीटा कैसे आएगा। तो बेटा थीटा मालूम करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि y ओवर x के, ठीक है। तो मैं टेन मुझे नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे जस्ट थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेन को ख़त्म करने के लिए मैं टेन इनवर्स ले लूँगा इसका ना दोनों साइड्स पर, ठीक है। इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब टेन थीटा और जब हम उसका टेन इनवर्स ले लेंगे तो ये जस्ट थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप टेन 30 लेते हो, ठीक है। तो टेन 30 आपके पास होता है 1/√3। अब जब आप इसका टेन इनवर्स ले लोगे तो ये अगेन जस्ट 30 डिग्री ही आंसर आ जाएगा, यानी वही एंगल ही आ जाएगा, ठीक है। तो इधर थीटा आ जाएगा। तो थीटा आपके पास क्या है, टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x। अच्छा, ये थीटा जो है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अच्छा, अब जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम इसमें लिखेंगे r cos थीटा एंड प्लस आयोटा r sin थीटा। ये जो है वो हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया। पोलर फॉर्म इसके इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x की, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास जो है ना वो तरीकाकार है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना लिखने का पोलर फॉर्म में, ठीक है। और एक और बात, r जो है वो किसके इक्वल है, क्योंकि मैंने उसको z मॉड की जगह लिखा है, तो z मॉड होता है ये, तो इसका मतलब r जो है वो भी यही होगा x² + y² का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये तरीकाकार है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने का। बाकी इसका जो है वो इसकी हम यानी क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर हम बाकायदा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और फिर देखेंगे किस तरह हम इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जी आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस लास्ट में मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे
और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।